टॉपिक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्स दैट बाइंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो, हमारे पास एटम होता है, एटम, ठीक है, इसके बाहर जो शेल में होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। ये फोर्स इन न्यूक्लियस के बीच होगी। सपोज ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी हो सकती है, और ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी हो सकती है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी हो सकती है। मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन है उनके बीच जो फोर्स होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको जो बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, वो कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब ये इट एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मींस प्रोटॉन टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स मींस न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है, और ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो सकती है। बट इफ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल पास पास होने चाहिए, ठीक है, वेरी क्लोज, ठीक है, पास पास होने चाहिए। देखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके अंदर, ये दोनों पार्टिकल क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, वेरी क्लोज होने चाहिए। इनकी जो रेंज होनी चाहिए ना, वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए। अगर इतनी डिस्टेंस नहीं होगी तो ये फोर्सेस वर्क नहीं करेंगी। इनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, कितना स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, जैसे प्रोटॉन के बीच में कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए इनमें। अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो ये वर्क नहीं करेंगी, ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, देखो कौन सी होती है, जो क्या करती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है, अंदर। जैसे अपने पास कोई भी एटम है, इस एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों को जो बाइंड करके रखती है ना, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स और ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, बट ओनली इफ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। देखो, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो काफी कम होनी चाहिए। ऐसे ही न्यूट्रॉन के बीच की, ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस काफी कम होनी चाहिए, तभी ये फोर्सेस वर्क करेंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, कि जो ये अपने पास न्यूक्लियर फोर्सेस है वो है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से।
से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस है द शॉर्टेस्ट रेंज। अब देखो इनको बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब देखो शॉर्ट रेंज फोर्सेस से मतलब क्या है? अभी हमने बताया था कि भाई ये फोर्स किस किस के बीच में लगती है, प्रोटॉन या प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में। लेकिन कब लगेगी? जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो ये कितनी कम डिस्टेंस होगी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड कहता है कि जो ये अपने पास क्या है, थर्ड बोलता है कि जो अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कि ये इनके चार्ज पे डिपेंड नहीं करती कि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट टू द चार्ज। तो ये लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है, तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। ठीक है, या डू नोट कर लो। ठीक है, ओके, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है फोर्सेस। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। और नेक्स्ट है इससे कि ये क्या है? नॉन सेंट्रल फोर्स है। देखो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सी? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या थी? सेंट्रल फोर्स थी। लेकिन ये वाली सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि दे आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी थी? कंजर्वेटिव फोर्स थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंजर्वेटिव फोर्स थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता था वो हम रिप्रेजेंट कर सकते थे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, लेकिन इनमें जो फोर्स लग रहा है एक तो काफी शॉर्ट डिस्टेंस होगी, हम देख भी नहीं पाते इतनी डिस्टेंस को। कितनी? 10⁻⁻14 जो डिस्टेंस होती है इसको अपनी आंखों से देख भी नहीं पा सकते। ठीक है, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस है और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये कंजर्व फोर्स नहीं है। ठीक है, आज का हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया लगभग। कल से हम थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है।